मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है जीएस क्लब। तो जैसा कि आप टाइटल पढ़ पा रहे होंगे अंग्रेज, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंग्रेजों का भारत में आगमन, कि किस तरह से भारत में अंग्रेज आए। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पुर्तगालियों के बारे में, डच के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा है कि पुर्तगाली कैसे भारत में आए, क्यों आए, किस रास्ते से आए, डच कब आए, कहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की, किस तरह अपनी सत्ता स्थापित की, ये सब सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर किन्होंने हमारा वीडियो नहीं देखा होगा तो वो जाके प्लेलिस्ट में भी हमारा वीडियो देख सकते हैं। अगर आप वो जो वीडियो प्रीवियस में हम लोग बना चुके हैं वो देख के ये वीडियो देखते हैं तो आपको अधिक समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अंग्रेजों से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुर्तगाली ने हमारे देश में आकर बहुत सारे फैक्ट्रियां खोली, डचों ने फैक्ट्रियां खोली। तो उसी को देखते हुए यूरोप में बहुत चर्चा होने लगी थी उस समय कि जो पूर्वी एशियाई देश है, जैसे भारत, चीन, तिब्बत, ये सब जो पूर्वी इंडोनेशिया, ये सब जो पूर्वी एशियाई देश है, यहाँ अत्यधिक संपत्ति है। संपत्ति इन द सेंस ऑफ, संपत्ति का कहने का मतलब गोल्ड नहीं, रॉ मटेरियल, मसाला, जड़ी बूटियां, वस्त्र अत्यधिक है और अच्छे क्वालिटी के हैं। तो उसी को देखते हुए अंग्रेज भी इसके ओर आकर्षित हुए और वे लोग भारत की ओर आए। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे। जो फैक्ट्स मैंने लिखा उस फैक्ट्स को उसमें मैं ऐड करते जाऊंगा और ये ऐड करते करते फैक्ट्स आपको आगे चल के वीडियो जब आप खत्म होगा तो आपको बेनिफिट पता चलेगा कि इस वीडियो के आप जब अंत तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको सारा चीज याद हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एक पर्सन थे अंग्रेज जो जॉन मिल्टन हॉक। ये अब हम लोग ने अभी तक जितना वीडियो पढ़ा है उस वीडियो में हमने देखा कि जो पुर्तगाली थे, डच थे, ये लोग सारे समुद्री रास्ते से आ रहे थे, कोई भी जमीनी रास्ते से नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि हम लोग ने देखा कि अरब के लोग जो थे, कस्तूनिया के लोग जो थे, वो क्या कर रहे थे, यूरोपियों को भारत आने ही नहीं दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि अगर आपको व्यापार करना है भारत से तो मेरे थ्रू कीजिए, मैं वहां से सामान कर दूंगा, आपको दूंगा, आप वहां से व्यापार कीजिएगा। तो इसी का वैकल्पिक रास्ता ढूंढते हुए पुर्तगाली और जो डच थे उन्होंने समुद्री रास्ता का खोज किया। बट ये जो जॉन मिल्टन हॉक थे, इन्होंने क्या किया, जो स्थलीय मार्ग था, जो खैबर दर्रा, ये आपको पता हो खैबर दर्रा जो ऊपर से रास्ता था एक, वो यहाँ का रास्ता था, तो उससे होकर जॉन मिल्टन हॉक ये उस रास्ते से होकर भारत में प्रवेश किए। तो इनके बहादुरी का आपको दाद देना होगा कि उस समय जब पुर्तगाली और डच वो लोग नहीं आ पा रहे थे अरब से, ये जॉन मिल्टन हॉक उस समय स्थलीय रास्ते से भारत आए। सोचने वाली बात थी। उसके बाद क्या हुआ, जैसे यहाँ आए तो आए, ये तो सही है, आगे कोई बात नहीं, आइए घूमिए फिरिए जाइए, बट नहीं, इन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया। इन्होंने अरमेडा, ये अरमेडा एक जहाज का नाम है, जहाजी बेड़ा। पुर्तगाली में आप लोग पढ़े होंगे कि जो पुर्तगाल थे आगे बढ़ने के साथ उनकी सत्ता स्थापित होने लगी, उनकी सत्ता बढ़ने लगी। फिर बाद में अंत जाते हुए जब अंग्रेजों का आगमन होता है तो उनकी सत्ता और डाउन होते जाती है और लास्ट में उनकी सत्ता सिमट के गोवा और दमन द्वीप के पास ही रह जाती है। बट जब उस समय जब सत्ता उनकी चरम सीमा पे थी तो उस समय एक जहाज हुआ करता था, अरमेडा का जहाज। ये अरमेडा जहाज काफिला हुआ करता था, स्पेन और पुर्तगाल का एक ज्वाइंट कर सकते हैं, ज्वाइंट बेड़ा हुआ करता था। इसमें दोनों संयुक्त रूप से व्यापार किया करते थे। तो ये जॉन मिल्टन हॉक आए, इन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो संयुक्त व्यापार हो रहा है और इन्होंने इस बेड़े पे आक्रमण कर दिया। और आश्चर्य की बात यह है कि आक्रमण किया तो किया, बट पुर्तगालियों को इन्होंने हरा भी दिया। ये देखते हुए ये जब हरा दिया, यहाँ पे अपने उस काफिले पे अपना आधिपत्य साबित कर दिया, तो ये बात पहुंच गई ब्रिटेन, जो आज का इंग्लैंड है, वहां पे ये बात पहुंची। वहां पे हल्ला मचने लगा कि अरे यार, एक हॉक नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने अल्मीडा जहाज को हराकर वहां पे अपनी एक तरह से एक छोटे जगह पे, आप कह सकते हैं एक छोटे काफिले पे अपनी सत्ता स्थापित कर ली है। तो ये सब बात फैलती रही और पहले भी ये सब बात न्यूज था कि वहां पे अत्यधिक खनिज है, अत्यधिक रॉ मटेरियल है, संपत्ति की कमी नहीं है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे किए जॉन मेयर नाम के एक व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में 217 व्यक्तियों का एक संगठन बनाया गया। कितने व्यक्तियों का? 217 व्यक्तियों का। 217 व्यक्तियों का एक संगठन बनाया गया। कब बनाया गया? 1599 में। ये जो डेट आप जॉन मिल्टन हॉक का देख रहे होंगे, ये कंफ्यूज होंगे कि 99 में आया भी और यहाँ पे ये भी बन गया, ये कैसे हो सकता है? तो ये डेट का थोड़ा सा है, कहीं 98 कहीं 99 रहता है। मैंने एक दो बुक देखा तो उसमें 99 ज्यादा जगह था तो मैंने 99 ही लिख दिया, तो डेट का कंफ्यूजन थोड़ा बड़ा रहेगा।
हिस्ट्री में थोड़ा सा डेट का आगे पीछे कर रहा था, एक ईयर का 2 ईयर का, तो उसको देख के चलना है। उसके बाद यहां तक मैं आप लोगों ने समझ गया। सबसे पहले हॉकाय आक्रमण किए, जीता, ऊंची चर्चा ब्रिटेन में हुई। ब्रिटेन के बाद वहां के 217 लोगों के साथ एक समिति की स्थापना हुई, किसके, जॉन मेयर की अध्यक्षता में वो हुआ। और उसके बाद ये लोग समिति बनाने के बाद सोचे क्या कि एक कंपनी बनाया जाए जिससे हम लोग जाके ईस्ट इंडिया में जाके व्यापार कर सके या ईस्ट एशिया में जाके व्यापार कर सके। तो अब व्यापार करना था, तो व्यापार के लिए अगर जाना है हमको तो महारानी से तो आज्ञा लेना पड़ेगा। तो ये लोग गए महारानी के पास कि महारानी हमें आज्ञा चाहिए, आपका अधिकार पत्र चाहिए कि हम ईस्ट इंडिया में जाके अपना व्यापार कर सके। तो एलिजाबेथ ने इन्हें अधिकार पत्र दिया और उसी अधिकार पत्र को प्रथम चार्टर भी कहा गया है। प्रथम चार्टर भी कहा गया है उसी अधिकार पत्र को। और यह अधिकार पत्र कंपनी को कब मिला? यह अधिकार पत्र कंपनी को मिला 31 दिसंबर 1600 को। कब मिला? 31 दिसंबर 1600 को। 1601 नहीं, 31 दिसंबर है, इसलिए 1600 ही होगा, 1601 नहीं होगा। और ये जो कंपनी का जो इसको आधिपत्य मिला, इस नाम मिला इस कंपनी को, इस कंपनी का नाम क्या रखा गया? नाम थोड़ा सा बड़ा है, 2 बार आप पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। थीम के साथ है, जैसे देखिए अब कंपनी स्थापित होगी तो उसके लिए एक हेड चाहिए, इसका नाम होगा गवर्नर, जो हुआ करता था। तो गवर्नर एंड, अब कंपनी आ रही है तो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। लंदन के मर्चेंट्स मतलब व्यापारी थे, तो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। अब व्यापार कहां करना था इनको? तो ईस्ट एशिया या ईस्ट इंडिया में। तो ट्रेडिंग टू, सॉरी यहां इनटू होना चाहिए, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये था पूरा कंपनी का नाम। बड़ा है, इतना याद करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आते नहीं है, बट दिमाग में कॉन्सेप्ट के लिए ये नाम आपको याद रहना चाहिए। नाम याद करना उतना हार्ड नहीं है, आराम से नॉर्मल 2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। ऐसे गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये रहा इसका पूरा नाम। अब इस यहां तक कंपनी स्थापित हो गई। अब क्या हुए? अब कंपनी स्थापित हो गई, कोई कंपनी बन गई, तो उसको चलाने के लिए कुछ मेंबर भी नियुक्त किए जाते हैं कि कुछ मेंबर नियुक्त होंगे जो सारे कार्रवाई देखेंगे, कैसे कैसे कार्य होंगे, कहां कहां पैसा लगाना है, कहां कहां सैनिक भेजना है, कहां क्या करना है, सारा व्यवस्था देखा जाएगा। तो उसी व्यवस्था को देखने के लिए इन्होंने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का निर्माण कराया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। अब इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने मेंबर थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे 26 मेंबर। कहीं कहीं 24 बुक में रहता है, तो उसका भी एक कारण है, मैं बताऊंगा 24 क्यों रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें देखिएगा आप लोग गौर से अगर पढ़िएगा उस बुक को तो मिलेगा आपको कहीं ना कहीं उसमें एक डायरेक्टर और एक डिप्टी डायरेक्टर, जो अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, तो वो दोनों को जोड़ के 26 मेंबर हुआ करते थे। 24 मेंबर, एक डायरेक्टर और एक डिप्टी डायरेक्टर। तो कितने हुए? एक 24, एक डायरेक्टर और एक डिप्टी डायरेक्टर, 26। तो हुए टोटल 26 मेंबर। यहां तक कंप्लीट। हॉकाय चर्चा हुई तो 17 मेंबर का सदस्य बना, कंपनी का नाम रखाया, चार्टर्ड एक्ट के तहत इसको शक्ति प्रदान हुई इंडिया में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 26 मेंबर आए। अब हुआ स्टार्ट, स्टोरी निकला इंडिया के लिए। वो लोग वहां से निकले जहाजी बेड़े से कि चले हम लोग इंडिया के तरफ व्यापार करने। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे से। अब ये लोग यहाँ मैप देखिएगा, यहाँ पे आए तो ये लोग सोचे क्या कि अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि हॉक जो आए थे, हॉक तो उस समय आए थे, यहाँ पे क्या किए थे? पुर्तगालियों को हरा दिए थे। तो पुर्तगाली तो गुस्सा थे, वो तो सोच रहे थे कि कोई अंग्रेज मिले उससे बस साइड में 2 मुक्के देने हैं। तो इन्होंने सोचा क्या कि पहले एक तुरंत ही आप इंडिया पे आक्रमण नहीं करना चाहिए। जैसे आप देखेंगे पुर्तगाली भी आए और डच भी आए, तो उन लोगों का सोच क्या थी? पुर्तगाली आए सीधे इंडोनेशिया की तरफ चल गए, वो अपने बेड़े के साथ आए, वो युद्ध करने के लिए सोचे, तुरंत युद्ध कर दिए वहां पे। फिर डच आए, डच भी वही काम किए। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये लोग सोचे कि नहीं, ये जाना है और वहां युद्ध नहीं करना है, उतना संधियां हमें करनी है। वहां के शासक जो होंगे, जैसे भारत में भी आए तो उन्होंने क्या किया, जहांगीर के समय अपनी प्रस्तावना दी कि मुझे यहाँ व्यापार करना है। तो उसके बाद ही वहां पे कुछ किया। तो इसी तरह इंडोनेशिया में गए, वहां पे राजाओं जो वहां के शासक हुआ करते थे उनसे संधियां की, उन्हें बोला कि मुझे व्यापार करना है, इसके बदले मैं आपको कर दूंगा। ये सब करने के बाद उन्हें इंडोनेशिया में व्यापार किया। कब? 1601 से 1603 के बीच में। और इसी के बीच में उन्होंने क्या किया, हरमुज, जो आपने हमारे पिछले वीडियो देखा होगा, उन्हें पता होगा हरमुज कहाँ है,
यहाँ पे है मलक्का और यहाँ पे है हरमुज। याद होगा आपको दोस्तों हरमुज, तो हरमुज पे उन्होंने कब्जा कर लिया। अब बात हो गई 1601 से 1603 तक। 1603 तक इन्होंने यहाँ पे व्यापार किया, अच्छा नॉर्मल मुनाफा कमाया, बट इन्हें चाहत थी इससे ज्यादा मुनाफा की। तो अब क्या हुआ, 1603 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। 1603 में एलिजाबेथ, एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी थी उस समय, उन्होंने ही इन्हें कंपनी बनाने के लिए चार्टर्ड एक्ट पास किया था और इन्हें 15 साल का अधिकार पत्र दिया था। 1603 में इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद शासक बनते हैं कौन, चार्ल्स द्वितीय। सॉरी यहाँ नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, बट याद रखिएगा चार्ल्स द्वितीय बनते हैं शासक 1603 में। अब चार्ल्स द्वितीय बने, नए राजा आए, उनकी सोच नहीं होगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये लोग यहाँ व्यापार कर रहे हैं बट उतना प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है, तो इन्होंने क्या किया, भारत के लिए इन्होंने देखा कि जो चार्ल्स द्वितीय आए उन्होंने देखा कि ये लोग यहाँ पे इंडोनेशिया का क्षेत्र, हरमुज इधर ही व्यापार कर रहे हैं, इंडिया में व्यापार नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया में व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी सत्ता को और आगे लेके जाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक जो दूत भेजा इंडिया। कब भेजा, तो 1608 में इन्होंने क्या किया, एक दूत भेजा भारत। और वो दूत कौन था, आप लोगों ने उनका नाम बहुत सुना होगा, बहुत प्रचलित है, कैप्टन हॉकिंस वो दूत है। अब ये बात हुई कि कैप्टन हॉकिंस को क्यों भेजे, और भी बहुत सारे इंग्लैंड में लोग थे, उनको ही भेज सकते थे, बट इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था उनका भेजने का। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, एक पॉइंट है कि आपको यहाँ पे देख लीजिए, अकबर 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1605 में। अब वहां का शासक कौन बन जाता है, जहांगीर। याद रखिएगा कौन बन जाता है, जहांगीर दोस्तों। और 1603 में कौन, एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाती हैं। उसके बाद शासक बन जाते हैं चार्ल्स द्वितीय। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1605 यहाँ पे हुआ। अब कैप्टन हॉकिंस यहाँ पहुंचे, तो वे थे क्या, लिंग्विस्टिक मतलब क्या होता है, द्विभाषीय, मतलब जो दो भाषाएं या दो से अधिक भाषाएं बोल सकते हैं। तो उन्हें क्या पता था, उन्हें था तुर्की, फारसी और इंग्लिश तो थे ही, तो इंग्लिश उन्हें आता ही था। तो 3 भाषाएं हो गए, तुर्की, फारसी और इंग्लिश, 3 लैंग्वेज दोस्तों, 3 लैंग्वेज उन्हें जानकारी थी। तो वो जहांगीर के सामने पहुंचते हैं, वो पहुंचने के साथ ही वो जहांगीर से बात करते हैं तुर्की में और थोड़ा सा फारसी मिक्स करके अपने लैंग्वेज में बात करते हैं। और जो जहांगीर था उसका मातृभाषा ही था तुर्की, तो वो उस लैंग्वेज को सुन के बहुत खुश हो जाता है कि अरे यार, अगर आप भी कहीं जाते हैं, कोई साउथ के क्षेत्र में जाते हैं या कोई विदेश जाते हैं, वहां पे आपसे कोई हिंदी में बात करने लगे तो आप बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे यार, ये तो अपने देश का अपना ही भाई है। तो उसी तरह ये कैप्टन हॉकिंस पहुंचा वहां पे, उन्होंने बोला, अरबी में आदाब किया, ये सब देख के खुश हो गया जहांगीर कि अरे यार, ये तो अपना भाई ही है, इसे तो व्यापार करने देना चाहिए। तो इस बात से खुश होकर और उसके जो सहज स्वभाव था, जो अच्छे से पेश आया, उसका आदर सत्कार किया, उससे खुश होकर उसने उसे अधिकार दिया। कुछ जो मांग वो रखने आया था, जैसे 1608 में वो आया था, क्या पहला मांग उसने रखा था कि जहांगीर सर, मुझे सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दीजिए, अगर आप अनुमति देंगे तो वहां कोई पुर्तगाली और डच परेशान करने का हिम्मत नहीं रखेगा। तो इस तरह से चापलूसी कर सकते हैं कि चापलूसी करके वो सोच रहा था कि मुझे फैक्ट्री खोलने का एक जगह मिल जाए, राजा का सपोर्ट मिल जाए, उसके बाद मैं व्यापार स्थापित करूंगा और उसके साथ साथ आगे सत्ता भी स्थापित कर लूंगा। सत्ता का भी सोच नहीं था माइंड में, आगे चल के जब पलासी का युद्ध होता है और बक्सर का युद्ध होता है तो उनके माइंड में आता है कि अरे यार, मैं तो यहाँ सत्ता भी स्थापित कर सकता हूँ और पूरे भारत पे राज कर सकता हूँ। तो ये तो आगे का सोच था, अभी का सोच था सिर्फ सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने का। तो अब आए वहां पे, उन्होंने बात किया, इन्हें अधिकार, उन्होंने बोला कि मुझे सूरत में फैक्ट्री बनाना है, तो बोला ठीक है जाओ फैक्ट्री बना लो, तो अधिकार तो मिल गया। उसके साथ ही अब जहांगीर उससे खुश हुआ। अब राजा किसी से खुश होते हैं तो क्या, कुछ उपहार देते हैं, कुछ उपाधि उन्हें देते हैं। तो उसी उपाधि के तहत उन्होंने एक उपाधि उसे दी जिसका नाम था इंग्लिश खां। इंग्लिश क्यों, क्योंकि ब्रिटिश से आए थे तो इंग्लिश, और खां क्यों, क्योंकि वो फारसी और तुर्की में बोल रहे थे। तो किस नाम से उन्हें उपाधि मिली, इंग्लिश खां के नाम से उन्हें उपाधि दी गई। और
इसके साथ ही 400 मनसब की उन्हें जागीरदारी भी दी गई। अब ये मनसब क्या होता है? अब मनसब, मनसबदार, ये दो शब्द होते हैं। मनसब सबसे पहले याद कर लीजिए कि मनसब प्रथा का स्टार्ट किसने किया था? तो अकबर ने। जो अकबर 1605 में जाके मर जाता है, उसी अकबर ने मनसब प्रथा का स्टार्ट किया था। मनसब प्रथा होता क्या था? मनसब प्रथा में होता था कि अगर कोई राजा किसी को मनसब देता है, जैसे 500, 1000, 2000, 10,000 तक का होता था, उसके बाद आगे चल के 12,000 तक मनसब गया। बट जो मनसब हुआ करता उसमें क्या होता था? एक संख्या बोली जाती थी। तो दोस्तों मनसब के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। मनसब अकबर ने शुरू किया। मनसब हुआ करता था, एक नंबर हुआ करता था जो दिया जाता था राजा के द्वारा किसी व्यक्ति को, अगर राजा उससे खुश हो जाया करता था तो खुश होने के बाद उसे मनसब दिया जाता था। और वो मनसब क्या होता था? जैसे इसे 400 का मनसब मिला था, इंग्लिश खां की उपाधि मिली थी किसे? कैप्टन हॉकिंस को। इसका मतलब था उसे प्रति माह उसे 400 मनसब मिलेंगे, मतलब पैसे के रूप में या जमीन के रूप में उससे राजा देगा। और राजा उससे लेगा क्या? उससे लेगा सेवाएं, या फिर जैसे पहले हुआ करता था मनसब अगर किसी को दिया जाता था तो उनसे जमीन के रूप में, सैनिक के रूप में, सैनिक के रूप में ही उनसे सेवाएं लिया जाता था कि आप 1 महीने के लिए मेरे सेना में शामिल हो जाओ, इसके लिए मैं आपको इतने मनसब दूंगा, पैसे दूंगा। ये हुआ करता था मनसब। तो इसको 400 का मनसब मिला, मतलब ये एक मनसबदार बन गया। और ये उसके बाद 3 साल तक रहा उस जहांगीर के दरबार में, और अपनी सेवाएं तो दी नहीं इसने, बट फिर भी खुश होकर जहांगीर ने इसे 400 का मनसब दे दिया। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या? उसके बाद पढ़ते हैं कैप्टन हॉकिंस यहाँ तक खत्म हो गया। तुर्की और फारसी 2 लैंग्वेज जानता था, साथ में इंग्लिश भी, वो तो आप खुद समझ सकते हैं। उसके बाद होता है 608 का स्टोरी। यहाँ तक ऑर्डर तो मिल गया। अब अंग्रेज गए फैक्ट्री स्थापित करने सूरत में स्थापित करने चल गए फैक्ट्री। वहां पे पहले से थे क्या? पुर्तगाल। सॉरी, यहाँ पे आप देख लीजिए मैप में एक थोड़ा सा पॉइंट कि एक यहाँ पे था, अंग्रेजों की 3 महत्वपूर्ण कोठी थी। 3 महत्वपूर्ण कोठी में कौन कौन थे? एक थे मद्रास, यहां थी सूरत, मुंबई, सूरत यहां जगह था, मुंबई था, और यहां पे था कोलकाता। 3 जगह, कौन? मद्रास, मुंबई और कोलकाता, 3 जगह। और यही एक जो सूरत हुआ करता था, इसका एक महत्वपूर्ण जगह हुआ करता था जहां से व्यापार हुआ करता था। तो उस समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये तो आगे चल के ऐसे 3 जगह प्रमुख बने, हम लोग पहुंचेंगे। ये त्रिकोण के पास, एक त्रिकोण की तरह ये बनते हैं, त्रिकोण पे हम लोग पहुंचेंगे। तो उससे पहले क्या हुआ? इसे ऑर्डर मिल गया, इन्होंने कंपनी स्थापित करने वहां पे गया, स्टार्टिंग हो गया था इसके कंपनी स्थापित होने का। तो पुर्तगालियों ने कान भरने स्टार्ट किए जहांगीर के कि ये तो आ गए हैं, अब आ गए हैं तो आप फैक्ट्री बनाने का तो ऑर्डर दे दिए, फिर बाद में क्या होगा? ये लोग आपको पैसे देंगे नहीं। इस तरह से उनके कान भरने स्टार्ट किए, उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध उकसाया कि आप लोग जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हम लोग विदेशी हैं, हम लोग इसको जानते हैं, हम लोग यूरोप से हैं, ये आपको जो टैक्स है वो नहीं देगा समय पे, आपके काम में टांग अड़ाएगा, आपको अच्छे से काम नहीं करने देगा, आपके जनता में आपके प्रति विरोध पैदा करेगा। इस तरह से उसे भड़काया गया जहांगीर को कि आप इससे सूरत बनाने की जो ऑर्डर दिए हैं वो आप वापस ले लें। तो धीरे धीरे प्रयास करते 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 क्या हुआ? जहांगीर ने इससे क्या किया? सूरत में फैक्ट्री बनाने का जो अधिकार दिया था उसे वापस ले लिया। अब वापस ले लिया तो इससे खफा कौन हो गए? अंग्रेज बोलने लगे, सोचने लगे मन में, अरे यार मैंने तो कैप्टन हॉकिंस को भेजा था, 2 लैंग्वेज पढ़ा, कहां से जाके 2 लैंग्वेज की जानकारी उसने प्राप्त किया, फिर जहांगीर को खुश किया, उसके बाद मुझे ये अधिकार मिला था। और ये पुर्तगाली आए, कान भरे और फायदा उठा ले गए। अब तो अंग्रेज हो गए गुस्सा कि अब तो नहीं बर्दाश्त होगा, इतना दिन तो हम लोग रहे शांति से, युद्ध नहीं किए, बट अब तो युद्ध करना पड़ेगा। तो इसी का परिणाम हुआ स्वाली का युद्ध 1611 में। स्वाली का युद्ध, इसमें कौन थे? कैप्टन बेस्ट इस युद्ध के नेतृत्व कर रहे थे। तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस गए, सूरत में फैक्ट्री बनाने का आज्ञा मिला, उसी में पुर्तगालियों ने टांग अड़ाया और उसका जो अधिकार था वो वापस ले लिया गया। गुस्सा होके युद्ध हुआ, किसके किसके बीच में? तो टांग तो पुर्तगालियों ने अड़ाया था, तो युद्ध किसके बीच में होगा दोस्तों? अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच में। तो यहां पे हो गया स्वाली का युद्ध। अब क्या हुआ इस युद्ध में? युद्ध हुआ घमासान, कैप्टन बेस्ट हार गए युद्ध में। अब युद्ध में हार गए
तो अंग्रेजों का मनोबल बढ़ गया, अंग्रेजों का मनोबल बढ़ गया। साथ ही साथ जो जहांगीर थे उन्हें ये समझ में आ गया था कि पुर्तगालियों से ज्यादा बेहतर उन्हें जो अंग्रेजी हुकूमत यहाँ आई है या कंपनी आई है उससे दोस्ती करना है, क्योंकि युद्ध में वे लोग जीत चुके थे, उनका प्रभुत्व बन चुका था पुर्तगालियों के ऊपर। तो क्या हुआ, जहांगीर ने भी उन्हें ऑर्डर दे दिया कि भाई जाओ अब तुम लोग सूरत में फैक्ट्री बना लो, और इन्होंने सीना ताने पहुंच गए सूरत कि अब तो हम लोग फैक्ट्री बना के ही रहेंगे, पुर्तगाली रोक सको तो रोक लो। अब यहां तक हो गई बात कंप्लीट 1613 की। मैं लास्ट में रिवीजन भी करा दूंगा शॉर्ट में, अभी यहां पढ़ लें। 13 में ये हो गया काम पूरा। अब यहाँ पे सूरत में फैक्ट्री बन गई। अब इसके बाद अंग्रेज तो थे लालची, अब तो मन भरने वाला है नहीं, इतना मिल गया, अब हमें और चाहिए, और चाहिए। तो क्या किया, वहां से अंग्रेज से एक और दूत को भेजा गया। उस दूत का नाम था क्या, उस दूत का नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो आए कब, 1615 में आए। 1615 में आके यहाँ पे अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए, उन्होंने कंपनी स्थापित करने के लिए वहां के जो शासक थे उनसे आज्ञा मांगी। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आप देखिए अच्छे से। तो यहाँ पे आए कौन, सर टॉमस रो 1615 में। तो इन्होंने स्थापित किया, यहाँ पे आए शासक के पास आए और उनसे उन्होंने कहा कि मुझे और विशेषाधिकार चाहिए। कैप्टन हॉकिंस जो लेके गए विशेषाधिकार उससे नहीं काम चले, और विशेषाधिकार चाहिए थी। इन्हें क्या मिला, 3000 में सभी क्षेत्रों में बंगाल के अपना कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा मिली। किसे, सर टॉमस रो को। तो ये सुविधा जो मिली थी, ये जो जहांगीर उस समय था ये उसको देना नहीं चाहता था, मतलब देना चाहता था जहांगीर, मतलब उसके जो मंत्री हुआ करते थे वो इसका विरोध कर रहे थे। बट जहांगीर मंत्री के विरोध जाकर भी इसने अधिकार पत्र ये दिया था व्यापार करने का, 3000 में वार्षिक कर पे कर मुक्ति के साथ व्यापार करने का बंगाल में। तो यहां से हुए टॉमस रो। अब क्या हुआ, व्यापार करने का आज्ञा मिल गया। इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पे अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने शुरू कर दी इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में दोस्तों अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर दी, खोलना वहां पे। तो कौन कौन फैक्ट्री खोली, 1623 तक। 1623 तक इन्होंने सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा, इन सब क्षेत्रों में अपनी फैक्ट्री खोल दी थी। जबकि ये सूरत जो था ये यहाँ का महत्वपूर्ण फैक्ट्री था, इंपॉर्टेंट फैक्ट्री था, मतलब मुख्य कर सकते हैं इसको, मुख्य फैक्ट्री था। और ये सब फैक्ट्रियां 1623 तक एस्टैब्लिश हो गई थी, स्थापित हो गई थी। अब आते हैं हम लोग 1639 में। इसी बीच में एक घटना होती है दोस्तों, गोलकुंडा के शासक, यहाँ पे आप देखेंगे, हाँ 1632 गोलकुंडा के सुल्तान ने इन्हें सुनहरा फरमान दिया अंग्रेजों को कि आप हमारे गोलकुंडा में आइए, यहाँ पे अपनी जो गोलकुंडा एक तरह का बंदरगाह था, यहाँ से अपना व्यापार कीजिए, यहाँ पे अपनी फैक्ट्री स्थापित कीजिए। तो 1632 में वहां पे जाकर उन्होंने व्यापार करना स्टार्ट किया, कर मुक्त व्यापार स्टार्ट किया। और 1639 में इन्होंने मद्रास में अपना एक फोर्ट खोल लिया। फोर्ट खोला कौन, सेंट जॉर्ज फोर्ट, नाम सुने होंगे दोस्तों, सेंट जॉर्ज फोर्ट इन्होंने खोला कहां पे, मद्रास में। 1639 में मद्रास में सेंट जॉर्ज फोर्ट। अब हो जाता है यहां से मद्रास की बात खत्म। यहाँ पे सुनहरा फरमान था वहां उस क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार करने का। इससे पहले भी यहाँ ये लोग व्यापार कर रहे थे गोलकुंडा में, मद्रास के क्षेत्र में। बट क्या होता था कि जो वो लोग एक फिक्स किया हुआ था उनका कि आप लोग इतना रुपए देके यहाँ पे व्यापार कीजिए। बट वहां के जो लोग हुआ करते थे उन्हें व्यापार करने में बहुत मुश्किल होती थी, मतलब लोग उनसे जबरदस्ती टैक्स लिया करते थे, कभी सामान चोरी कर लेते थे, कभी सामान जला दिया करते थे। इससे उन अंग्रेजों को बहुत प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद जब ये सुनहरा फरमान मिला गोलकुंडा के शासक की तरफ से, 500 पैगोड़ा में वार्षिक कर 500 पैगोड़ा दीजिए आप और कर मुक्त व्यापार कीजिए। अब इसी में एक क्वेश्चन मुझे याद आया, क्वेश्चन एग्जाम में आया था, पैगोड़ा। पैगोड़ा जो है ये आपने पीछे पढ़ा होगा, डचों ने पैगोड़ा एक सिक्का ढालना स्टार्ट किया था। कहां पे, पुलिकट में। पुलिकट में वो अपना एक फैक्ट्री बनाया था। उस फैक्ट्री का नाम क्या था, डचों की एकमात्र फैक्ट्री थी, उसका नाम था
गोल्डिया फैक्ट्री, यहां पे दिख नहीं रहा होगा, लिख देता हूं मैं, गोल्ड्रिया, ये नाम था गोल्ड्रिया फैक्ट्री। यहीं पे क्या होता था, पैगोडा टकसाल बैठा हुआ था, उसे टकसाल एक तरह का एक सांचा होता है, इसमें सिक्के को डाला जाता है उस और उसे ढाला जाता है। तो यहाँ पे ही बैठाया गया गोल्ड्रिया फैक्ट्री। गोल्ड्रिया फैक्ट्रियों में सोने का पैगोडा, क्वेश्चन भी आता है पैगोडा किससे बना हुआ होता है, सोने का, कांसा का, तांबा का, तो इसका आंसर होगा सोने का, पैगोडा सोने का बना हुआ रहता है। और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे एक अंग्रेज भी सिक्का ढालते हैं जो तांबा का हुआ करता था वो और चांदी का हुआ करता था। तो यहां तक दोस्तों कंप्लीट हुए मद्रास में सेंट जॉर्ज फोर्ट। उसके बाद ये लोग बढ़े कब, हुगली की तरफ। कब, 1651 में हुगली में शाह शुजा ने इन्हें बुलाया कि आइए फैक्ट्री आप स्थापित कीजिए। यहाँ पे भी इनको कुछ अलग विशेष मुक्ति मिली कि यहाँ पे आप व्यापार करते हैं तो आपको कुछ विशेष अधिकार मिलेंगे। तो 1651 में ये लोग पहुंचे कालीकट, सॉरी कालीकट मैंने बोल दिया, कलकत्ता में पहुंचे 1651 में व्यापार करने के लिए। तो 1651 में हुगली में शाह शुजा ने इन्हें बुलाया व्यापार करने के लिए। अब क्या होता है, 1651 में यहाँ तो फैक्ट्री स्थापित हो गई। अब मद्रास में आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंट जॉर्ज फोर्ट खुल गया है। अब 1651 में ये लोग कलकत्ता भी पहुंच गए हैं, बट मुंबई इनको मिलती है कैसे, ये इनकी किस्मत खुल जाती है मुंबई के क्षेत्र में। मैं कह सकता हूँ कि मुंबई पे इन्हें कुछ करना नहीं पड़ता है, और जो पुर्तगीज के अंदर था मुंबई पहले, वो अब इनके हाथ में रहते हैं। कैसे, इसमें होता है क्या, कहानी में आता है ट्विस्ट में आता है क्या, लव आता है किसका, ये आता है चार्ल्स द्वितीय का और कैथरीन, जो थी कैथरीन पुर्तगीज थी, पुर्तगीज राजकुमारी, और चार्ल्स द्वितीय इंग्लिश राजकुमार, ब्रिटिश के राजकुमार। इन दोनों का विवाह होता है इनका इंग्लैंड में। और इसी विवाह के तहत उन्हें मुंबई का जो क्षेत्र होता है, जो भी मुंबई है वो बंबई था पहले, बंबई का जो क्षेत्र होता है वो चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिलता है। कैथरीन जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी, उनकी तरफ से चार्ल्स द्वितीय को मुंबई मिल जाता है दहेज में। कब, शादी कब होता है, 1661 में। 1661 में शादी होता है। और इसे एक छोटी सी ट्रिक है, मैंने याद किया था, खुद जो याद किया था वही ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। 61 में शादी हुई, शादी में कितने फेरे होते हैं दोस्तों, 7 फेरे होते हैं। तो 61 प्लस 7 तो हो गए, कितने हो गए, 1668। तो 1668 में क्या होता है, जो चार्ल्स द्वितीय होते हैं जिन्हें मुंबई मिलता है दहेज में, वो क्या करते हैं, इसे दे देते हैं किसे, ये देते हैं अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी कहना सही नहीं है, अभी तो इनका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। बट ये नाम मैं बोलने लगा तो वीडियो में 15 मिनट तो नाम बोलते ही निकल जाएंगे, इतना लंबा नाम है। तो मैं अभी शॉर्ट नेम यूज करूंगा ईस्ट इंडिया कंपनी समझने के लिए। तो ये मिल जाता है मुंबई किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। कितने में, 10 पैगोड वार्षिक में, 10 याद रखिएगा, उतने में मिलते हैं इसे मुंबई, कि आप वहां व्यापार कीजिए, वहां पे करना कीजिए, मुझे वार्षिक कर इतना चाहिए। बस यहां से होती है यहां तक स्टोरी मुंबई की। अब मुंबई में इनकी पैठ जम गई, अब मुंबई में सत्ता किसकी बैठ गई, अंग्रेजों की। पुर्तगीज ने तो दहेज में दे दिया यार, अब मुंबई यहां बैठ गए। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां से मुंबई का काम खत्म होता है। अब बंगाल में लड़ाई होनी है अंग्रेजों की, यहीं से अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होगी, यहीं से पलासी का युद्ध होगा, यहीं से बक्सर का युद्ध होगा, और यहीं से अंग्रेज लोग सोचेंगे कि हम लोग को यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करना चाहिए, राजनीतिक रूप से स्थापित होना चाहिए। अंग्रेज यहाँ पे आए तो सिर्फ व्यापार नहीं किया, उन्होंने सत्ता भी स्थापित किया और धार्मिक सुधार नहीं कर सकते, अपने हिसाब से धर्म को परिवर्तित किया। उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया, अब जिस तरह से वो चाहते थे उसी तरह से उनके तरफ से ही वो काम हुआ। वे चाहते थे यहाँ पे सारे लोग हट जाएं। आप देखेंगे आगे कि पुर्तगीज भी यहाँ से चले जाते हैं, डच भी चले जाते हैं, आगे जो डेनिश आएंगे वो भी नहीं रह पाते हैं, बचते हैं कौन, सर्वशक्तिमान अंग्रेज कह सकते हैं। मजाक के लिए मैं बोल रहा हूँ, सर्वशक्तिमान नहीं। तो अंग्रेज यहाँ पर जाते हैं, तो अंग्रेज में अब स्टोरी यहाँ स्टार्ट होती है। अंग्रेज यहाँ से कैसे स्टार्ट होती है, तो 1680 की कहानी है। 1680 में कौन थे दोस्तों, जहांगीर नहीं, 1680 में थे औरंगजेब। वो शासक जो बहुत कट्टर था धर्म के प्रति,
वो सिर्फ मुस्लिम को ही देखना चाहता था, हिंदुओं को नहीं देखना चाहता, इसलिए उसने जजिया कर भी लगाया था हिंदुओं पर, जो गैर मुस्लिम थे उन पे जजिया कर। और एक क्वेश्चन आता है, अंग्रेजों पर जजिया कर लगाने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो वो था औरंगजेब। तो औरंगजेब क्या करता है 1680 में? 2% चुंगी, जो चुंगी होता था व्यापार करने का टैक्स, वो तो लगाता ही लगाता है, उसके साथ ही 1.5% जजिया कर भी लगा देता है। बोलता है तुम भी तो मुस्लिम नहीं हो दोस्त, तुमको भी जजिया कर देना पड़ेगा। तो ये बात सुन के क्या हो जाते हैं, अंग्रेज सोचते हैं क्या कि ये तो मुझे 1.5% अपने व्यापार का देना पड़ेगा, ये तो बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाएगा मेरे लिए, वो देना नहीं चाहते थे। उनके मन में एक सोच आती है कि गोलकुंडा के शासक ने मुझे यहाँ, जो ये मुगल को लोग उतना शक्तिशाली नहीं समझते थे, उन्होंने सोचा कि गोलकुंडा के शासक जो थे उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरह से यहाँ पे 1632 में सुनहरा फरमान दे दिया, और ये मुगल बादशाह जो है मुझसे ही कर लेना चाह रहा है, वो भी एक्स्ट्रा, चुंगी के अलावा भी जजिया कर, धार्मिक कर लेना चाह रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मुगल सत्ता थी, जो यहाँ पे कासिम बाजार, पटना, ये सब जो क्षेत्र थे, वहां पे मुगल जो थे उन पे आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया, उनसे धन लूटने लगे, उन्हें परेशान करने लगे। और क्या किया, ये यहाँ पे जो नाविक हुआ करते थे मुगल के, उन्हें उन्होंने कैद कर लिया। वो नाविक कहाँ जा रहे थे? अपने धार्मिक यात्रा पे जा रहे थे। और औरंगजेब के पास ये न्यूज पहुंचा कि उन्होंने क्या किया है, ऐसे परेशान कर रहे हैं, और यहाँ पे ये जो जा रहा था, जो बेरा जा रहा था धार्मिक यात्रा पे, वो अंग्रेजों ने रोक दिया उसे। तो औरंगजेब तो था कट्टर, वो तो धर्म के प्रति पूरा कट्टर था। उसने क्या किया, बोला कि नहीं, अब अंग्रेजों को सबक सिखाना पड़ेगा। और ये सब कर कौन रहा था दोस्तों? ये सब कर रहा था किसकी सहमति से हो रहा था, मतलब फ्रंट लाइन पे कौन था? तो वो था सर जॉन चाइल्ड। नाम तो चाइल्ड था दोस्तों, बट काम कर रहा था बड़े वाले। ये कर रहे थे, मुगल से पंगा ले रहे थे चाइल्ड। तो अब चाइल्ड को सबक तो सिखाना था औरंगजेब को। तो औरंगजेब ने क्या किया, चाइल्ड पर हमला बोल दिया, अंग्रेजों के खिलाफ उसने एक विरोध स्टार्ट कर दिया, अपनी सेना को भेजना स्टार्ट कर दिया कि अंग्रेज के जहां जहां कोठी है, जहां जहां अंग्रेज मिले, उन्हें पकड़ के मेरे सामने लाओ, उन्हें दंडित करो, उन्हें मारो। और कई कितनों को तो उसने हत्या भी करवा दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे उनके बीच में युद्ध हुआ, युद्ध नहीं कर सकते, नॉर्मल झड़प हुई। उस झड़प में क्या हुआ, अंग्रेज हार गए, उन्हें खदेड़ दिया गया, अंग्रेज भाग गए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कलकत्ता से अंग्रेज भाग गए थे। उसके बाद 1886 में जब अंग्रेज यहाँ से भागे, तो वो भारत छोड़ के एक छोटे से आइलैंड कर सकते हैं, आइलैंड पे रुक गए थे, उसका नाम था फुल्टा आइलैंड। ये नॉर्मल कहीं पॉइंट मैंने पढ़ा था तो मैंने बता दिया, फुल्टा आइलैंड पे जाके वो लोग शरण लिए थे। तो यहाँ पे फुल्टा आइलैंड पे शरण लेने के बाद क्या होता है, 1690 में क्या होता है, अब तो अंग्रेज चले गए, अब तो इन लोगों को समझ में आया कि अरे भाई मैंने तो गलत आदमी से पंगा ले लिया था, मुगल से पंगा नहीं लेना चाहिए था। आप देखेंगे पुर्तगीज, डच जो भी आए, उन्होंने सेंट्रल में जो मुगल बैठे हुए थे, जो भारत के मध्य में जो मुगल थे, उनपे कभी हमला नहीं किया, साइड में आके हमला किया, यहाँ पे हमला किया, यहाँ से सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, बट कभी मुगल पे हमला नहीं किया। इन्होंने सबसे पहले मुगल पे हमला कर दिया। मुगल उस समय अत्यधिक मजबूत थे, उनके पास अत्यधिक सेना थी, तो हमला किया, उन्हें बाहर कर दिया। अब दिमाग खुला, अंग्रेज तो थे होशियार मेरे ख्याल से, वो समझ जाते थे तुरंत में, गलती करते थे बट फिर तुरंत में समझ में आता था उन्हें कि मैंने यहाँ गलती किया, इसे सुधार की जरूरत है। तो इसके लिए चार नौक, दोस्तों नाम सुना होगा आपने चार नौक का, चार नौक थे, इन्हें कहा जाता है कलकत्ता का संस्थापक। उन्होंने कलकत्ता को एक अच्छी तरह से डिजाइन किया था। तो क्या करते हैं, 1690 में चार नौक जाते हैं औरंगजेब के पास, उन्हें कहते हैं कि हमें क्षमा दे दीजिए, हमने गलती कर दिया, और जिस भी यहाँ ऑफिसर ने ये गलती किया है, आपके धर्म में हस्तक्षेप किया है, इंटरफेयर किया है, उन्हें हम सजा देंगे, उन्हें हम अपने कंपनी से निकाल देंगे। बहुत सारे प्रार्थनाएं की, याचनाएं की, चापलूसी की। तो राजा महाराजा तो हुआ करते थे, अगर कोई आ गया चापलूसी करने, दो अच्छी बातें बोल दी तो वो खुश हो जाया करते थे। तो औरंगजेब ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं, जाओ तुम अपने कंपनी जो है वापस ले लो। बट औरंगजेब ने बोला ऐसे फ्री में नहीं, क्या करो तुम मुझे 1.5 लाख रुपए
जुर्माना दो, जो तुमने मेरा क्षति किया है, जो तुमने मेरे यात्रियों को रोका है, उसके लिए तुम्हें 1.5 लाख रुपए जुर्माने के तौर पे भरने होंगे। अंग्रेजों ने कहा चलो ठीक है सर, आप मुझे ऑर्डर तो दे रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है, 1.5 लाख रुपए मैं जमा कर दूंगा। तो यहां से क्या हुआ, चाइल्ड को सबक मिला, चाइल्ड को समझ में आ गया कि चाइल्ड हो, अडल्ट से नहीं लड़ना चाहिए। तो उसके बाद स्टार्टिंग होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, आगे का हम लोग पढ़ते हैं। 90 तक आपने स्टोरी समझ लिया। उसके बाद 1696 में क्या होता है, इसी बीच में एक 91 में होता है। 91 में कौन, एक सूबेदार हुआ करते थे कलकत्ता के, उनका नाम था इश्तियाक खान। इश्तियाक खान हुआ करता था शायद, सॉरी दोस्तों, नाम था इब्राहिम खान। तो इब्राहिम खान ने क्या किया, 1691 में जो अंग्रेज थे उन्हें एक ऑफर दिया। ऑफर क्या दिया, ऑफर दिया, उन्होंने कहा कि आप मुझे क्या कीजिए, 3,000 रुपए वार्षिक दीजिए, उसके बदले में मैं आपको क्या करूंगा, जो चुंगी आपको, जो औरंगजेब ने 2% ये चुंगी लगाई है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप मुझे 3,000 रुपए वार्षिक दे और इसके बदले में आपको चुंगी से राहत मिल जाएगी। और इसी में क्या हुआ, एक हुआ करती थी शोभा सिंह, नाम आपने सुना होगा बुक में, शोभा सिंह। शोभा सिंह ने क्या किया, इसका विरोध किया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी विरोध के चलते अंग्रेजों ने क्या किया, एक और ऑर्डर मांगा उनसे कि आप मुझे क्या कीजिए, यहाँ पे फोर्ट बनाने का ऑर्डर दीजिए। और उन्हें फोर्ट बनाने का ऑर्डर मिला और उन्होंने क्या किया, कलकत्ता में भी अपना एक फोर्ट बना लिया। और उसके बाद क्या होता है, फोर्ट बना, फोर्ट तो उस समय रेडी हुआ था, आज्ञा सिर्फ मिली थी। उसके बाद कुछ साल बाद क्या होता है, 1696 में अजीम उल शान, उनके बाद आते हैं सूबेदार, ठीक, अजीम उल शान, उन्होंने क्या करते हैं, अंग्रेजों को कालीकता, सुल्तानवती और गोविंदपुरा, 3 गांव, कालीकता जो कलकत्ता के नाम पड़ा, सुल्तानवती और गोविंदपुरा, ये 3 गांव दे देते हैं अंग्रेजों को कि आप यहाँ पे जागीरी लीजिए, यहाँ से आप कर लीजिए, जो करना है, फैक्ट्री करने स्थापित करनी है, व्यापार करना है, यहाँ कीजिए। तो अब यहाँ पे इन्हें मिल गया 3 गांव, और यहीं से इन्होंने ये तीनों गांव को मिला के बना लिया इन्होंने क्या, कलकत्ता। और 1700 में पहली प्रेसिडेंसी नगर कलकत्ता स्थापित हुआ। किसने स्थापित किया, चारनौक, वही चारनौक जिसने औरंगजेब के साथ जाके, औरंगजेब के पास जाके माफी मांगी थी, चारनौक ने। और इस फोर्ट का नाम रखा फोर्ट विलियम। तो 2 फोर्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पहले फोर्ट यहाँ पे पढ़ा था हमने मद्रास में, सेंट जॉर्ज फोर्ट, और यहाँ पढ़ा हमने क्या, फोर्ट विलियम। अब आगे आते हैं 1715, यहाँ हो गया 1700 तक। 1715 में एक और आता है दूत, भारत, वो भारत आता है, मिशन उसे कह सकते हैं, भारत आते हैं, किसके नेतृत्व में, भारत आते हैं, जॉन सरमन के नेतृत्व में आते हैं भारत। और भारत आते हैं तो इस समय 1707 में आपको पता होगा कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। कब, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के बाद वहां पे 1715 में शासक रहते हैं कौन, 1715 में रहते हैं फर्रुखसियर रहते हैं वहां के मुगल बादशाह। और उन्हीं के दरबार में आते हैं जॉन सरमन की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय हैमिल्टन और ख्वाजा सहूद, ये दोनों आते हैं, तीनों आते हैं फर्रुखसियर के सामने दरबार में। तो दरबार में आते हैं तो उनमें से ये जो डॉक्टर हैमिल्टन है, ये एक डॉक्टर हुआ करते थे, सर्जन हुआ करते थे। तो फर्रुखसियर उस समय एक जानलेवा, एक तरह का उसे बीमारी हुआ करता था, फुंसी हुआ, एक तरह से फोड़ा, उसे लिखा फोड़ा हो था, वो हो गया था, उसे जानलेवा था। तो हैमिल्टन ने क्या करता है, हैमिल्टन उसका इलाज करता है फर्रुखसियर का, और उससे उसे रिलीफ मिलता है, इलाज से वो उसकी बीमारी जो होती है वो खत्म हो जाती है सर्जरी के द्वारा। तो उससे बहुत खुश हो जाता है। और ये जो ख्वाजा सहूद है, ये कहीं कहीं आता है, जैसे पीसीएस के एग्जाम में आता है, ये कौन होता है, ये द्विभाषी होता है, ये भाषा समझाने के लिए होता है, इसलिए इसको लाया जाता है। तो इससे खुश हो जाता है कौन, फर्रुखसियर। और जैसे जहांगीर खुश हो गया था, जो कैप्टन हॉकिंस आए थे, उसी तरह ये भी खुश हो जाता है। और
1717 में सुनहरा फरमान बोला मैंने, फरमान जारी करता है, जिसे अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या होता है? अब इसमें होता है जो ये फरमान देते हैं, उसमें इन्हें बोला जाता है कि जो सूरत में आप जो व्यापार कर रहे थे उसमें आपको अब फ्री, पहले तो यहाँ पे बंगाल में वो तो बोले थे ना कि आपको 3000 दीजिए और फ्री में यहाँ पे चुंगी नहीं लगेगा आपको, बट ये सूरत में भी बोलते हैं कि नहीं, आप यहाँ व्यापार कीजिए, आपको कहीं टैक्स नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और इन्होंने कहा कलकत्ता के पास अगर आपको कोई जमीन किराए पे चाहिए वो भी आप ले सकते हैं। इतना से अंग्रेज बहुत खुश हो गए थे, बट फर्रुखसियर रुकने वाला नहीं था, उसने एक और फरमान दे दिया। उसने इसी फरमान में जोड़ दिया क्या, उस समय क्या होते थे, अंग्रेज व्यापार करते थे तो वो अपनी एक टकसाल भी स्थापित किए हुए थे। एक टकसाल जैसे डच स्थापित किए थे, पैगोडा छापते थे, तो अंग्रेज भी अपने एक मुद्रा छापा करते थे। तो उसी मुद्रा को जो फर्रुखसियर जो मुगल बादशाह था उसने फरमान जारी कर उसे एक संवैधानिक मान्यता मिल गई। ऐसे मान्यता मिल गई तो उनके लिए बहुत अच्छा हुआ कि अपने मुद्रा में वो व्यापार कर सकते थे। पहले उन्हें एक्सचेंज करना पड़ता था, कोई उसका मुद्रा लेता था कोई नहीं लेता था, तो प्रॉब्लम होता था। अब इसे सोचिए आप दोस्तों कि अगर आप घर पे नोट छापने लग गए और गवर्नमेंट मोदी सरकार आके आपको कह दे कि तुम जो नोट छाप रहे हो उसे मैं मान्यता देता हूँ, जो भी नोट तुम छापोगे वो मार्केट में चलेगा, तो आप तो खुश हो जाएंगे, यार मैं तो जो छाप रहा हूँ मार्केट में चलेगा, तुम जितना छापना उतना छापो। उसी तरह अंग्रेज भी खुश हो गए, अरे यार मुझे तो मुद्रा छापने का अधिकार मिल गया। अब उन्होंने क्या किया, मुद्रा छापना स्टार्ट कर दिया भारत में, और मुद्रा छाप के उसी से व्यापार करने लगे। तो एक इसमें इंपॉर्टेंस याद रखिएगा कि इन्होंने मुद्रा छापने का अधिकार भी दिया। अब यहां से खत्म होता है कंपनी। इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे चल अंग्रेजों के बारे में और डीप पढ़ेंगे, तो हम लोग जानेंगे प्लासी के युद्ध में, फिर बक्सर का युद्ध, उसके साथ सब चीज जानेंगे। तो आज कंपनी के बारे में इतना ही, और अब कंपनी के स्थापना के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि नाम कैसे जो ये कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बना उसके बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे 1688 में न्यू कंपनी, और 1688 में न्यू कंपनी की स्थापना होती है, ठीक। और एक सोशल कंपनी भी एक नाम था, सोशल कंपनी की स्थापना होती है और उसके बाद 1698 में ये सब कंपनियां अलग अलग है, ये कंपनियां साथ नहीं, ये लोग भी ईस्ट में व्यापार करने के लिए ही बनते हैं, बट ये उतने एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, इन्हें उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता है जितना इन्हें होते रहता है। और उस समय क्या होती है, वहां क्रांति आ जाती है, ब्रिटिश जो इंग्लैंड है वहां क्रांति आ जाती है, और क्रांति में राजा का प्रभुत्व हट के उतना संसद का प्रभुत्व सर्वोच्च हो जाता है। तो इस संसद के प्रभुत्व सर्वोच्च हो जाने से क्या होता था, कंपनी स्थापित हो गई, वहां एकाधिकार उसका हटने लगा वहां पे, और कंपनी ने नई कंपनियां स्थापित की व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया में। तो यही कंपनियां स्टार्ट होती है, और ये जो कंपनी है 1698 में ये दो विलियम तृतीय द्वारा स्थापित की जाती है, और ये कंपनी स्टार्ट होती है क्या करने के लिए, जनरल सोसाइटी नाम लिखा हुआ है, स्टार्ट होती है व्यापार करने के लिए। बाद में क्या होता है कि इन्हें लॉस होने लगता है, तो सरकार तो सोचे कि लॉस हो रहा है तो क्या करे, जैसे बैंक का भी मर्जर हो रहा है, आप देखे होंगे हमारे भारत में, उसी तरह उन्होंने क्या किया, इस कंपनी का मर्जर कर दिया। किस कंपनी के साथ, जो 1600 में ये कंपनी बनी थी, ये कंपनी के साथ मर्जर हो गया, और इसका नाम क्या हो गया, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन दी ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज इनका नाम हो गया। अब क्या हुआ, अब 1702 में ये विलय हुआ था दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1702 में इनका विलय हुआ था सारे कंपनियों का इस कंपनी में, मेन कंपनी में। उसके बाद 1833 में क्या होता है, इसका नाम चेंज होता है, और ये नाम चेंज होके होता है क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आज हमारा चैप्टर रहा अंग्रेज के बारे में, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा है तो डिटेल में हम लोग को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है कि याद हो जाए। अगर इस वीडियो को एक दो बार देखा जाए तो याद हो जाएगा आराम से। तो उसी के तहत मैंने पूरा डिटेल में आज पढ़ाने की कोशिश किया है, जितना मैं डिटेल पढ़ा सकता हूँ पूरा डिटेल मैंने एक तरह से पूरा कंप्लीट इंग्लिश को कर दिया है। अब आपका काम है इस वीडियो को एक बार दो बार देखना, समय लगेगा बट आप अगर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, उसके बाद आपको बुक उतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को आप एक दो बार देखें, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और जो हमारी प्रीवियस मॉडर्न हिस्ट्री की जो वीडियो पड़ी हुई है हमारे प्लेलिस्ट में, और पॉलिटी की भी वीडियो पड़ी हुई है हमारे प्लेलिस्ट में, हम लोग पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर धीरे धीरे सीरीज करके आगे बढ़ा रहे हैं,
उसको देखिए, आपको उससे जरूर फायदा होगा और हम लोग एग्जाम मिल के क्रैक कर पाएंगे। तो ये रहा आज अंग्रेज। अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और दूसरे यूरोपीय कंपनियों के बारे में। तो आगे जो हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। और अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसी के साथ अब एक और इम्पोर्टेंट नोटिस था, अभी कुछ दिन बाद हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पॉलिटी का हो चुका है चैप्टर, उसका क्वेश्चन भी आएगा। तो क्वेश्चन मारने के लिए रेडी रहिएगा। तो अब हम लोग खत्म करते हैं, आज मिलते हैं कल। धन्यवाद।